गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था दोस्तों कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में अपन ने डिस्कस किया था और भली भांति प्रकार से अपन ने ये समझने की कोशिश की थी कि एक नलिका विहीन ग्रंथियां होती है और इनमें जो हार्मोन्स उत्पन्न होती है वो रुधिर परिसंचरण के माध्यम से संपूर्ण शरीर में परिवहन करने का कार्य करता है दोस्तों। यहाँ तक अपन ने डिस्कस किया था। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियां में निम्नलिखित प्रकार की ग्रंथियां होती है जो हार्मोन्स पैदा करता है और उनके अलग अलग कार्य होते हैं दोस्तों। तो चलिए, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में पीयूष ग्रंथि क्या होता है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का भी कार्य करता है दोस्तों। इसके अतिरिक्त हमने ये भी बताया था कि पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। चलिए, आज हम डिस्कस करते हैं पीयूष ग्रंथि के अलावा बाकी जो ग्रंथि है उनके बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो पहला ग्रंथि अपन लेके चलेंगे पीयूष के बाद की बात कर रहे हैं, वो है थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे। थायराइड ग्रंथि को हम हिंदी में क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को हम हिंदी में अवटु ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? थायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं। तो थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे, ग्लैंड्स की, इन्हीं की बात करें अपन दोस्तों। थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स मीन अवटु ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अवटु ग्रंथि। सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इनके उपनाम जरूर पूछे जाते हैं। किनके? इनके उपनाम जरूर पूछे जाते हैं कि थायराइड ग्रंथि को हम क्या कहते हैं। तो हम थायराइड ग्रंथि को दोस्तों यहाँ पे अलग अलग नाम से भी हम जानते हैं। इनको अपन किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं, ठीक है ना? किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं। जैसे अवटु ग्रंथि बोल दिया दोस्तों, अंग्रेजी में इसको थायराइड ग्रंथि बोल दिया। क्या बोल दिया अपन ने? थायराइड ग्रंथि। नाम से पता चल रहा है यह कहां स्थित होगा दोस्तों। यह कहां स्थित होगा? यह अंतःस्रावी की, कौन सा? यह सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है अंतःस्रावी की। किनकी? ये अंतःस्रावी की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसे हम थायराइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? थायराइड कहते हैं। ये ग्रंथि जो होते हैं दोस्तों गले में स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? गले में स्थित होते हैं। और इनकी जो आकार होती है, रचना जो होती है, द्विपिंडक की समान होती है और एच या तितली के आकार के गहरे लाल रंग की होती है दोस्तों। ये इनकी पहचान होता है अपना अवटु ग्रंथि का। अवटु ग्रंथि को थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होते हैं दोस्तों। कहाँ स्थित होते हैं? थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होते हैं। यह ग्रंथि दोस्तों द्विपिंडिक रचना के समान होते हैं। इनकी आकृति एच या तितली के अनुसार और गहरे लाल रंग के होते हैं दोस्तों। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसी में कि अवटु ग्रंथि को हम क्या कहते हैं दोस्तों। अवटु ग्रंथि को स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्वयं की हत्या करने वाली ग्रंथि भी कहते हैं। अपने से पूछ लिया जाता है, पेपर का पैटर्न भी यही होता है। छोटे छोटे इनसे क्वेश्चंस बन के आते हैं, वही क्वेश्चंस बन के आएंगे। क्या कि अवटु ग्रंथि को क्या कहते हैं हम? तो थायराइड ग्रंथि को हम अवटु ग्रंथि कहते हैं और इस स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि माना जाता है। ये ग्रंथियां स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथियां मानी जाती है। ये ग्रंथियां स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथियां मानी जाती है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे
बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है ना, क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अवटु ग्रंथि, नाम क्या है दोस्तों? अवटु। इसको हम अवटु कहते हैं। क्या कहते हैं? अवटु ग्रंथि कहते हैं। और इनको अपनी भाषा, दूसरी भाषा अंग्रेजी भाषा की बात करें, थायराइड ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इनके अलावा हमने बताया कि ये ग्रंथियां स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथियां मानी जाती है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं दोस्तों। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है। और ये ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। यह ग्रंथि गले में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। जो एच या तितली के आकार की, जो एच कैपिटल, अंग्रेजी अक्षर के कैपिटल में एच या तितली के आकार की, वह गहरे लाल रंग की, क्या? वह गहरे लाल रंग की होती है दोस्तों। कौन? अवटु ग्रंथि यानी थायराइड ग्रंथि की बात करते। इनकी रचना कैसी होती है? द्विपिंडक के समान होती। कैसी होती है? द्विपिंडक के समान होती है। यदि कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कि मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना की होती है। मनुष्य में यह ग्रंथि द्विपिंडक रचना की होती है। किसकी रचना की होती है? द्विपिंडक रचना की होती है। गहरे लाल रंग की होती है। एच या तितली आकार की होती है। और कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। यह ग्रंथि श्वास नली, गले में भी कहाँ? तो श्वास नली, कहाँ? श्वास नली के दोनों ओर, श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहता है। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित होता है यह ग्रंथि। और आम भाषा में बात करें तो यह ग्रंथि गले में स्थित होता है दोस्तों। कहाँ स्थित होता है? गले में स्थित होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो होता है दोस्तों, यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को स्रावन करता है। क्या? थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स को स्रावन करता है। यह ग्रंथि थायरोक्सिन नामक, किसके नामक? थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित करता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित करता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित करता है। ये सबसे अहम पॉइंट है दोस्तों, इसे आप नोट करना ना भूलें। सबसे पहले यदि पूछा जाता, आप बता सकते हो कि किस प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है दोस्तों, तो आप बता सकते हो कि जो थायराइड ग्रंथि होता है उनमें से थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है। यह हार्मोन्स क्या करता है? यह हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन्स होता है, यह कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र कर देता है। कोशिकीय शोषण की गति को तीव्र कर देता है। दूसरा काम क्या है दोस्तों, यह और भी इंपॉर्टेंस काम करता है। वो क्या करता है? यह शरीर की सामान्य वृद्धि की विकास विशेषताएं, हड्डियों
बाल इत्यादि के विकास के लिए भी अनिवार्य माना गया है थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स। थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स दोस्तों कोशीय शोषण की गति को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषताएं करके हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए भी अनिवार्य माना जाता दोस्तों। यह हार्मोन्स दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी क्या करता दोस्तों, प्रभावित करता। कौन? थायरोक्सिन नामक यह हार्मोन्स जो दोस्तों यह दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे पीयूष ग्रंथि द्वारा जो भी स्रावित होते हार्मोन्स उनके साथ सहयोग करके नियंत्रण करने का काम, शरीर में जन संतुलन का नियंत्रण करने का भी कार्य करता दोस्तों। यदि ये कमी हो जाए, इस हार्मोन्स की कमी हो जाए, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स की कमी हो जाए तो बच्चों में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं? यदि यह कमी हो जाए दोस्तों शरीर के अंदर तो घेंघा नामक रोग, गलकंड नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें आयोडीन की कमी हो जाता दोस्तों। किसकी कमी हो जाता? आयोडीन की कमी हो जाता है। तो उनको कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा नामक रोग उत्पन्न हो जाता। किनकी कमी से? इनकी कमी से। ठीक है ना, इनकी कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाता है पेपर में, थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स की यदि कमी हो जाए तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं? क्या बताना? इनके कमी से भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है और आयोडीन की कमी से गले में घेंघा या गलकंड नामक रोग हो जाते हैं दोस्तों। कौन से? घेंघा या गलकंड नामक रोग हो जाते। और इनकी अधिकता हो तो, और इनकी अधिकता से क्या होता है? हृदय धड़कन की तीव्रता दर बढ़ जाती है। ठीक है ना, अधिकता से हृदय धड़कन की दर क्या होती है? बढ़ जाती। किसकी का ज्यादा से? थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स यदि की अधिकता हो जाए शरीर में तो हृदय धड़कन की दर बढ़ जाती है। हृदय धड़कन की दर क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है। ये हार्मोन्स की कमी से होने वाली की बात कर रहे हैं। किसके कमी से होने वाली की बात करें? हार्मोन्स की कमी से होने वाले रोग की बात करें दोस्तों। इतना ही नहीं, यह हार्मोन्स हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी उपापचय की क्रिया जो बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म दर पर भी नियंत्रण करने का कार्य करता है। कौन? ये हमारा अवटु ग्रंथि, जिसको हम थायराइड ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या करता है? यह हार्मोन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों उपापचय, उनकी दर को भी क्या करता है? यह नियंत्रण करता है। ठीक है ना, यह हार्मोन हमारे शरीर में उपापचय की दर को नियंत्रित रखता है। क्या रखता है? नियंत्रित रखता है। तो ये रहा हमारा किसका बात? थायराइड की बात हो गई। किसकी बात होगी दोस्तों? थायराइड की बात हो गई। थायराइड ग्रंथि नामक हार्मोन स्रावित, थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। इनकी कमी से घेंघा या गलकंड नामक रोग हो जाते हैं। अधिकता से हृदय धड़कन की दर बढ़ जाती है। यह हार्मोन्स हमारे शरीर में उपापचय, जिसको हम अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कि दर को नियंत्रित रखता है। अपटू ग्रंथि को हम थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं और यह गले में स्थित होता है दोस्तों। कहाँ स्थित होता है? गले में स्थित होता है। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे थायराइड ग्रंथि को स्वयं की आत्महत्या करने वाली ग्रंथि भी कहते हैं दोस्तों। थायराइड ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों। क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। थायरोक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता दोस्तों? थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स में आयोडीन पाया जाता दोस्तों। यदि आयोडीन हमारे भोजन में कमी है तो हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से
घेंगा या गलकन नामक रोग हो जाते हैं दोस्तों। क्या हो जाता है? घेंगा गलकन नामक रोग हो जाते हैं। और एक सबसे अहम बात बेटा कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से बच्चों में क्रिटिनिज्म रोग हो जाते हैं। कौन से रोग हो जाते हैं? क्रिटिनिज्म रोग हो जाते हैं। ये भी पूछा जाता है पेपर में, कौन से रोग हो जाते हैं? क्रिटिनिज्म रोग हो जाते हैं। और वयस्क में कौन से रोग हो जाते हैं? मिक्सडीमा रोग हो जाते हैं। कौन सा? मिक्सडीमा रोग हो जाते हैं। ये सब इनका कारण है, ठीक है ना। तो हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं। किधर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप, आई होप सो आप ये थायराइड ग्रंथि के बारे में आपने अच्छी तरह से लिख लिया होगा और शॉर्ट स्क्रीन भी ले लिया होगा कि बच्चे में क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाते हैं और वयस्क में कौन से रोग हो जाते हैं? मिक्सडीमा नामक रोग हो जाते हैं दोस्तों। चलिए अब हम इस हार्मोन्स का और ग्रंथि की जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है, इसे मिटा देते हैं हम दोस्तों। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है उस ग्रंथि की बात करेंगे। किस ग्रंथि की बात करेंगे? पैराथायरॉयड ग्रंथि की बात करेंगे। अब यह ग्रंथि भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों। क्या माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है ना। पैराथायरॉयड ग्रंथि जो होता है दोस्तों ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। ये भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसको पराअवटु ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पराअवटु ग्रंथि कहते हैं। तो चलिए अब बात हम करते हैं पैराथायरॉयड ग्रंथि की। पैराथायरॉयड ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि की बात कर दी दोस्तों? हम पैराथायरॉयड ग्रंथि की बात कर दी। ये ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? इस ग्रंथि को हम पराअवटु ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पराअवटु ग्रंथि। पराअवटु, सबसे पहले तो इसका हमेशा दो नाम याद रखना जरूरी है। पेपर में यही हमेशा कंफ्यूजन करने वाली होती है कि इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। पैराथायरॉयड ग्रंथि को हम पराअवटु ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। ये मटर की आकृति की पालीयुक्त ग्रंथियां हैं। ये मटर की आकृति की पालीयुक्त ग्रंथियां हैं। किसकी आकृति के समान? मटर की आकृति के समान। ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है दोस्तों। कहाँ स्थित होता है? ये थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। यानी हम कह सकते हैं ये ग्रंथि गले के थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। तो सिंपल सी है, लिखने में क्या दोस्तों अपन लिख सकते हैं कि ये ग्रंथि कहाँ? अवटु ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। पीछे स्थित होता है। किधर स्थित होता है? पीछे स्थित होता। और इससे किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते दोस्तों? इससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, जिसके अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों कि वो हार्मोन्स कौन से हैं। किसकी बात की अपन ने? पैराथायरॉयड ग्रंथि की बात की। और पैराथायरॉयड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है उसे कहते हैं पैराथार्मोन। क्या कहते हैं? पैराथार्मोन हार्मोन्स, ठीक है ना। तो इससे स्रावित हार्मोन्स पैराथार्मोन होता है। यह हार्मोन कैल्शियम एवं फास्फोरस को नियंत्रण करने का कार्य करता है दोस्तों। किस ग्रंथि से? पैराथायरॉयड। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों? पैराथार्मोन। स्रवण होता है। स्रावित कौन सा होता है? पैराथार्मोन हार्मोन्स। यह हार्मोन्स क्या करता है दोस्तों? यह हार्मोन्स जो है शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस, किसका? कैल्शियम एवं फास्फोरस
नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है दोस्तों? शरीर के अंदर यह कैल्शियम फास्फोरस को नियंत्रित करने का कार्य करता है दोस्तों। क्या कहलाता है अपना? पैराथार्मोन हार्मोन्स कहलाता है। क्या कहलाता? पैराथार्मोन हार्मोन्स। इस हार्मोन्स की कमी से दोस्तों जो पेशियों में जो होती है ऐंठन होने लगता है। क्या होने लगता है? ऐंठन होने लगता है। इनकी कमी, इनकी अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते दोस्तों। कौन सा रोग? ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाते हैं इनकी अधिकता से। और कमी से क्या होता है? पेशियों में ऐंठन होने लगती है। किनकी कमी से? पैराथार्मोन हार्मोन्स की कमी से। कैल्शियम फास्फोरस इन सबको नियंत्रित करने का कार्य करता है, और इनकी कमी हो जाता है दोस्तों तो पेशियों में ऐंठन होने लगती है, और अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो होते हैं उनसे टिटेनी नामक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। कौन से नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं? उनसे टिटेनी नामक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। टिटेनी नामक, याद रखना है, पेपर में आते हैं ये, बार बार पूछ लिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, ये रहा हमारा पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात, जिसे प्रावटु ग्रंथि कहते हैं। यह मटर की आकृति की पालित ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां अपटू ग्रंथि के पीछे स्थित होता है। इनसे जो निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं उसको पैराथार्मोन हार्मोन्स कहते हैं दोस्तों। यह कैल्शियम फास्फोरस में को नियंत्रित करता है। इनकी कमी हो जाए दोस्तों तो पेशियों में ऐंठन होना स्टार्ट हो जाता है। अधिकता से जो है वो क्या हो जाता है दोस्तों? ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इनके अलावा टिटेनी नामक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए, ये रहा हमारा दोस्तों तो ये पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात। किसकी बात होगी? पैराथायरॉइड ग्रंथि की बात। चलिए, हम अब आगे की ओर बढ़ते हैं, और आगे की ओर जो बढ़ते हैं वो नए ग्रंथि की बात करेंगे दोस्तों। किस ग्रंथि की बात करेंगे? नए ग्रंथि की बात करेंगे, और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स की बात करेंगे दोस्तों। वो इसके अलावा और कौन सी ग्रंथि होती है दोस्तों? तो इसके अलावा एक ग्रंथि और होता है जिसको हम कहते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि, ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रंथि दोस्तों, इनको भी समझना है। यह ग्रंथि जो दोस्तों बाल अवस्था में दिखाई देगा आपको, यानी 8 वर्ष से लेकर 10 वर्ष 12 वर्ष तक की स्थिति में यह ग्रंथि आपको खूब बनती है। लेकिन यह धीरे 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 क्या हो जाती है दोस्तों? लुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। अर्थात वृद्धावस्था में तो बिल्कुल ही ग्रंथि क्या हो जाती है दोस्तों? लुप्त हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? थाइमस ग्रंथि कहते हैं। यह गुलाबी चपटी एवं द्विपालिका ग्रंथि है। क्या है? रंग में गुलाबी, आकार में चपटी और द्विपालिका ग्रंथि मानी जाती दोस्तों। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यह हृदय के ऊपर और वक्ष की अस्थियों के नीचे स्थित होता है दोस्तों। कहाँ? यह हृदय के ऊपर और वक्ष जो होती है जो अपने ये उस वक्ष के नीचे, वक्ष की स्थितियों के नीचे स्थित होता है। यह जो होता है दोस्तों 8 से 10 वर्ष की आयु तक रहती है। इसके बाद ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? यह ग्रंथि दोस्तों हृदय के ऊपर, हृदय के ऊपर व वक्ष अस्थियों के नीचे स्थित होता है। यह गुलाबी, चपटी और द्विपालिका रचना की होती है। रचना की होती है। यह
बाल अवस्था में अर्थात 8 से 10 वर्ष की आयु तक शरीर में स्थित रहता है। फिर धीरे धीरे यह लुप्त हो जाता है दोस्तों, यानी वृद्धावस्था में तो ये बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। ठीक है, इनसे कौन सी ग्रंथि निकलती है, सॉरी हार्मोन्स, यह थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती दोस्तों। कौन सी हार्मोन्स, यह थाइमोसिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन्स स्रावित करती है। थाइमोसिन नामक जो हार्मोन्स होता है दोस्तों, उनका मुख्य कार्य क्या है, यह क्या करते हैं दोस्तों, यह क्या करते हैं। सबसे शानदार यदि जो हम बात करें, थाइमोसिन नामक जो ग्रंथियां होती है उनका अपना अलग ही कार्य होता है दोस्तों, अलग ही कार्य करते हैं वो। उनकी कार्य की आप तुलना किसी और की आप हार्मोन से आप नहीं कर सकते हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनका अलग ही अपना कार्य होता है, करने का तरीका, हर चीज में हम बात कर रहे हैं। थाइमस ग्रंथि की बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ पे एक लिखा आपको, थाइमोसिन नामक हार्मोन स्रावित करता है। दो और भी हैं, थायमिन 1 और थायमिन 2। इस प्रकार से थाइमस नामक ग्रंथि जो 3 प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करता है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो है अपना थाइमोसिन नामक हार्मोन्स। इसीलिए मैंने कहा था कि औरों की तुलना में हार्मोन्स ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है दोस्तों। ये हार्मोन्स जो होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाएं बनाने में सहायक होते हैं। ये हार्मोन्स लिम्फोसाइट को जीवाणु एवं एंटीजन को नष्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये शरीर में एंटीबॉडी बनाकर शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता दोस्तों। विभिन्न प्रकार के तंत्रों को यह सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि औरों की तुलना में बिल्कुल ही अलग होता है, जुदा होता है और कार्य भी अलग होता है दोस्तों। किसकी बात कर लिया हमने दोस्तों, हमने बात कर लिया यहाँ पे आपको किसके बारे में, हमने बात कर लिया आपके यहाँ पे थाइमस ग्रंथि के बारे में। अब जो हम बात करेंगे वो सबसे एक और महत्वपूर्ण ग्रंथि माना जाता है, जिस ग्रंथि का नाम होता है एड्रेनिलन ग्रंथि की बात करते हैं। किस ग्रंथि की बात करते हैं, एड्रेनिल ग्रंथि की बात करते हैं। वो भी ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट है। उनसे भी स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो भी एकदम बिल्कुल अलग और जुदा ही कार्य करता है दोस्तों। तो पढ़ते हैं एड्रेनल ग्रंथि, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ग्रंथियां एक जोड़ी होती है दोस्तों। कितनी जोड़ी पाई जाती है, ये वृक्क के दोनों ओर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको एक जोड़ी पाई जाती है, एड्रेनल ग्रंथि। ये ग्रंथि के बारे में मैंने आपसे पहले कह दिया था। क्या कहा था आपसे कि ग्रंथि जो हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है।
यह एक जोड़ी ग्रंथियां होती है, ग्रंथियां एक जोड़ी होती है जो प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता है, जो प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता है। यह ग्रंथियां एक जोड़ी होती है जो प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता है, प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता और प्रत्येक ग्रंथि जो होता दोस्तों, प्रत्येक ग्रंथि यानी इन दोनों में प्रत्येक ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। एक को कहते हैं कार्टीन, क्या कहते हैं दोस्तों, कार्टीन हार्मोन्स, और दूसरे को कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन्स। क्या कहते हैं, एड्रिनलिन हार्मोन्स, ठीक है ना। और प्रत्येक ग्रंथियां होती दोस्तों प्रत्येक ग्रंथि दो हार्मोन्स स्रावित करता है। नंबर एक को अपन ने क्या किया, कार्टीन हार्मोन्स। दूसरे को क्या कहा दोस्तों, एड्रिनलिन हार्मोन्स। दो हार्मोन्स हो गए। कार्टीन हार्मोन्स भोजन में जो कुछ तत्वों के जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीकरण में सहायता प्रदान करने का कार्य करता दोस्तों। साथ ही साथ जल तथा लवण को भी संतुलन बनाए रखने में मदद करता। कौन, कार्टीन हार्मोन्स की बात करें। किसकी बात की, कार्टीन हार्मोन्स की। क्या क्या दोस्तों, भोजन के कुछ तत्वों को में ऑक्सीकरण की सहायता प्रदान करता है। साथ ही साथ जो लवण होती है, जो जल होती है, उनमें भी संतुलन बनाए रखने का कार्य करता दोस्तों। कौन, कार्टीन हार्मोन्स। एड्रेनलिन हार्मोन जो होता दोस्तों, यह हमारे शरीर में, शरीर के जो है रुधिर दाब व हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, हमारे शरीर में रुधिर दाब और हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का जो कार्य करता दोस्तों, वो कौन सा है, एड्रेनलिन ग्रंथ, एड्रिनल अपना क्या कहते हैं हार्मोन्स है। क्या, एड्रेनल हार्मोन्स। चले, एड्रेनलिन हार्मोन्स जो होता दोस्तों, वह अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले इस हार्मोन्स को, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाली जो ये हार्मोन्स होता है एड्रेनलिन हार्मोन्स, इसको हम कड़ो और उड़ो, या आप ऐसे बोल सकते हैं लड़ो और उड़ो, करो या मरो हार्मोन्स भी कहते हैं दोस्तों। इस हार्मोन्स के अधिवृक्क से निकलने वाला जो ये हार्मोन्स होता है, इस हार्मोन्स को हम लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को एड्रेनिन, क्या, एड्रेनिन हार्मोन भी कहते हैं, और एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। एड्रेनिन हार्मोन या एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं। इसे हम लड़ो या मरो या लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। किस हार्मोन्स को, हम यहाँ बात करें एड्रेनलिन हार्मोन का। एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि को कहते हैं। यह ग्रंथियां एक जोड़ी होती है जो प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होता है, और प्रत्येक ग्रंथि में ये दो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ठीक है ना, जिसमें कार्टीन कहते हैं और एड्रेनलिन का हार्मोन्स कहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन को हम दोस्तों लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यह जो कार्य करता है, रुधिर दाब और हृदय धड़कन के दर को नियंत्रित करता है। भोजन में ऑक्सीकरण के मात्रा को बनाए रखने के साथ साथ जल और लवण को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है कार्टीन। तो चलिए, इस तरह से हमने बात कर लिया दोस्तों विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की। लास्ट में हमारे पास एक और ग्रंथि है जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि माना जाता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं क्या, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। यह मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, यह मस्तिष्क में स्थित होता है, लेकिन कहाँ स्थित होता है, मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, जिसे हम कहते हैं पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीनियल
ग्रंथि। आपसे पूछा जाता है पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता, डायरेक्ट बताना आपको, यह मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है, यानी मस्तिष्क में ही स्थित होता है लेकिन मस्तिष्क के पीछे स्थित होता है यह ग्रंथि, पिनियल ग्रंथियाँ। तो चलिए इस तरह से हमने विभिन्न ग्रंथियों की बात कर लिए। ये सारे ग्रंथियाँ सबसे महत्वपूर्ण था और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स। अब हम आगे जो डिस्कस करते हैं वो है मिश्रित ग्रंथि की बात। किसकी बात? मिश्रित ग्रंथि की बात करते हैं। तो आई होप सो आप ये शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम आगे की ओर बात करते हैं। अब जनन ग्रंथि की दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं, पर जनन तंत्र के अंतर्गत हमने बात किया था कि कौन कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं और ग्रंथियां होती हैं, इसलिए हम उसकी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात की दोस्तों अपन ने? अब हम बात की यहां पे मिश्रित ग्रंथि की। मिश्रित ग्रंथि में मैंने क्या बताया था आपको कि बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों का जो कार्य करता दोस्तों उसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। और यह ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? यह ग्रंथि सिर्फ एक ग्रंथि है जिसको कहते हैं हम अग्नाशय। क्या कहते हैं दोस्तों? अग्नाशय ग्रंथि। यह एक मिश्रित ग्रंथि पैनक्रीज ग्लैंड्स कहते हैं। अग्नाशय ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि है। और यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? यकृत के बाद, यानी लीवर के बाद, यकृत के बाद यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या दोस्तों? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस ग्रंथि को हमने क्या कह दिया दोस्तों? इस ग्रंथि को हमने कह दिया यहाँ पे क्या? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि की में अपन ये बात करेंगे क्या क्या इसमें होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस ग्रंथि में क्या क्या होता है, ठीक है ना। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है और बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करता है, ठीक है ना। दोनों प्रकार की ग्रंथि का कार्य करता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। किस ग्रंथि को? अग्नाशय ग्रंथि को। जब दोनों तरह से कार्य करता है तो इसे हम लैंगरहैंस, क्या? लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अग्नाशय ग्रंथि पर लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं की समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? समूह पाया जाता है, यानी दोनों प्रकार की तरह से कार्य करता दोस्तों। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा जो हार्मोन्स स्रावित होता है वो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। चलिए हम अब उसकी डिस्कस करते हैं। लैंगरहैंस की समझ आ गई कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसे कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि को कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि को? इसलिए कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार की ग्रंथियां कार्य करती है दोस्तों। तो इस अग्नाशय ग्रंथि को
को हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है यकृत के बाद। अब इसे आपने नाम दे दिया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों? हार्मोन्स इनसे कौन कौन सा स्रावित होता है? तो इनसे जो हार्मोन स्रावित होता है वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? वो मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब इनसे स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो 3 प्रकार की कोशिकाएं में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उनका जो कार्य होता है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पहले कोशिका को हम नाम देते हैं अल्फा कोशिका, फिर नाम हम देते हैं यहाँ पे बीटा, फिर हम नाम देते हैं यहाँ पे गामा। अब इन कोशिकाओं में इनमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाए जाते हैं। नंबर 1 है अल्फा, अल्फा, बीटा, गामा। अब इन सब कोशिकाओं में से हार्मोन्स का स्रावित होता है। किसका? हार्मोन्स का स्रावित होता है। तो हम बात करें इनमें से जो निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों, उनमें सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकागोन का। ग्लूकागोन किसका? ग्लूकागोन। तो चलिए कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? नंबर है 1 ग्लूकागोन। कौन? ग्लूकागोन। ये भी हार्मोन्स है। यह हार्मोन्स अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। किसके द्वारा? अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकागोन हार्मोन्स। ग्लूकागोन हार्मोन्स अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है दोस्तों। यह क्या प्रेरित करता है? यह हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। यह ऊतकों में ग्लूकोज के उत्पादन में भी सहायक प्रदान करता है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लूकागोन हार्मोन्स। और यह हार्मोन्स अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और यह हमारे शरीर में ग्लूकोज बनाने में प्रेरित करता है। ऊतकों को ग्लूकोज उत्पादन करने में सहायक प्रदान करता है दोस्तों। ये इनका कार्य होता है दोस्तों। और एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात आती है दूसरे नंबर पे, वह है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन से बार बार क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखना है। इंसुलिन की बात कर रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, यह हार्मोन्स बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। किनके द्वारा? इंसुलिन हार्मोन्स होता है बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह इनका जो कार्य है वो कार्बोहाइड्रेट की उपापचय में सबसे सहायता प्रदान करता है। अति महत्वपूर्ण सहायक होता है कार्बोहाइड्रेट के किसमें? उपापचय के लिए। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो कार्य करता दोस्तों वो है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। ठीक है ना। यह शर्करा एवं वसा के निर्माण में भी सहायक प्रदान करता है। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को भी प्रेरित करने का कार्य करता दोस्तों कौन? इंसुलिन। इतना ही नहीं, मूत्र एवं रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो उनको भी ध्यान में रखने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य कौन से करता दोस्तों? इंसुलिन करता है दोस्तों। इन सब का काम किसका होता है? अपना इंसुलिन। यदि इंसुलिन
हार्मोन्स का सेवन कम मात्रा में हो तो मधुमेह या डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों? मधुमेह या डायबिटीज रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और इनके अधिक सेवन से यदि अधिकता हो जाए, इंसुलिन अधिक निकलने लगे तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं दोस्तों। कौन से नामक? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस रोग में शरीर के अंदर रक्त में जो है, अपन रक्त में बात करें, रुधिर की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? रुधिर की कमी हो जाती है। तंत्रिका पे, रेटिना पे, इन सब पे ज्यादा प्रभाव पड़ने लगता है इंसुलिन की अधिकता से। जनन क्षमता पे, दृष्टि ज्ञान पर, इन सब पे भी अधिक क्षमता प्रभाव पड़ने लगता है। थकावट सी होने लगती है दोस्तों रोगियों को। ये सारे क्रियाएं इंसुलिन के माध्यम से होती है। किनके माध्यम से? इंसुलिन के माध्यम से होती है। एक होता है सोमैटोस्टेटिन, ये तीसरा है अपने पास। सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स। यह हार्मोन्स गामा कोशिकाओं द्वारा, डेल्टा कोशिका भी आ सकता है दोस्तों, आपको दोनों ध्यान में रखना है। डेल्टा कोशिका या गामा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। सोमैटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स जो होता है दोस्तों, यह हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड होता है और पचे हुए भोजन को, किसको? पचे हुए भोजन को स्वांगीकरण करने की अवधि को बढ़ाने का कार्य करता है। उसे हम कहते हैं सोमैटोस्टेटिन हार्मोन्स। और गामा कोशिकाओं द्वारा क्या होता है दोस्तों? ये स्रावित होता है। तो चलिए इसी के साथ हमारा ये ग्रंथि का टॉपिक समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए दोस्तों राम राम।